नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, क्रिएटिव्ह मॅथमॅटिक्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. बघा मित्रांनो, ही व्हिडिओ आपल्या सगळ्यांसाठी खूप महत्त्वाची आहे. आज परीक्षा आहे, इयत्ता 10वीचा हिंदी विषयाचा पेपर आहे आणि हिंदी विषयाचा सगळा लेखन विभाग, संपूर्ण टोटली लेखन विभाग जो आहे तो आज आपण त्या लेखन विभागावरती चर्चा करणार आहोत. ओके, तर लेखन विभागामध्ये सगळे भाग, पत्रलेखन असेल, वृत्तांत लेखन असेल, कहाणी लेखन असेल, निबंध लेखन असेल, या सगळ्या भागांवरती मित्रांनो आज आपण चर्चा करणार आहोत. ओके, तर जाऊयात पुढे जाण्याच्या अगोदर एक रिक्वेस्ट आहे, नवीन असाल तर प्लीज आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला एक बेलचं बटन आहे ते सुद्धा दाबा, जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. ओके, तर ही व्हिडिओ खूप महत्त्वाची आहे आणि आत्ता लगेच ही व्हिडिओ आपल्या सगळ्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवरती शेअर करा, जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत ही व्हिडिओ जायला हवी. ओके, तर चला पुढे, पण एक लाईक करून टाका मित्रांनो. तुम्ही लाईक नाही करत व्हिडिओला, पहिला एक लाईक करून टाका. तर पहिला मुद्दा आपण विचारात घेतोय की पहिला आपण पाहतो या ठिकाणी पत्रलेखन. ओके, पत्रलेखनवरती चर्चा करतो. पत्रलेखन हा 5 मार्कांसाठी, यह जो है ना 5 अंक के लिए आने वाला सवाल है और ये 5 अंक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो 5 में से ज़्यादा अंक कैसे मिल सकते हैं उसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक आहे, सगळ्यात पहिली गोष्ट, पत्रलेखन करत असताना काही गोष्टी बघा. आज ही व्हिडिओ नीट बघा, काय बाकी अभ्यास करायची गरज नाही तुम्हाला. म्हणजे व्हिडिओ आपल्याला नीट समजून घ्यायची, म्हणजे जास्त नंतर वेगळा अभ्यास करायची गरज नाही, वेगळं पाठांतर करायची गरज नाही. याच्या नोट्स सुद्धा मी आपल्या वेबसाईटवरती अवेलेबल करून दिलेल्या आहेत. या सगळ्या लेखन विभागाच्या आणि हिंदीच्या नोट्स हव्या असतील तर या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक लिंक दिले, त्या लिंकवर क्लिक करून ही PDF फाईल जी आहे ती तुम्ही डाउनलोड करू शकता. ओके, बघा यामध्ये पत्रलेखन, प्रश्न क्रमांक 5व्यातला अ मधला जो पहिला प्रश्न आहे ना, तो पत्रलेखनमध्ये 2 प्रकार आहेत. एक आहे औपचारिक, ओके, औपचारिक, आणि दुसरे आहे अनौपचारिक. ओके, ही 2 पत्र जी आहे मित्रांनो आपण ती बघणार आहोत. औपचारिक आणि अनौपचारिक दोन्ही पत्रांचे नमुने आपण बघणार आहोत. बघा याच्यामध्ये काय करायचं, औपचारिक पत्र म्हणजे ऑफिशियल लेटरमध्ये काय करायचं, प्रति सेवा में असं लिहिलं, ज्यावेळेस आपण लिहितो सेवा में ज्यावेळेस आपण लिहितो. ओके, ते लिहिल्यानंतर लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना चाहिए. म्हणजे कोणाला पत्र लिहायचं आहे त्याचं पद लिहायचं, बाबा मुख्याधिकारी आहे का, जिल्हाधिकारी आहे का, कोण आहे ते, मुख्याध्यापक असतील तर त्यांचा पत्ता लिहिणं गरजेचं आहे. ते सगळं लिहायचं, पत्ता लिहायचा, त्याच्यानंतर विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए आणि त्यानंतर मग तुमचा विषय आला पाहिजे. काय विषय आहे लेखनाचा, म्हणजे याच्या संदर्भात, म्हणजे तुम्ही जे पत्र लिहिताय त्याचा विषय लिहिता आला पाहिजे. त्याच्यानंतर आणखी एक मुद्दा आहे, पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए महोदय या फिर महोदया. या ठिकाणी आपण महोदय लिहितो किंवा महोदया आपल्याला लिहिणं गरजेचं आहे. ओके, किंवा श्रीमान वगैरे सुद्धा या ठिकाणी आपण श्रीमान जी वगैरे अशा प्रकारे सुद्धा उल्लेख आपण करू शकतो. ठीक आहे, बाद में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करना चाहिए. शक्यतो 3 परिच्छेद लिहा, 2 ते 3 परिच्छेदामध्ये आपला आशय जो आहे तो प्रकट करा. आणि पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाई और पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर, उसका नाम, पता और ईमेल ID लिखना जरूरी आहे. नाव गाव सगळं लिहिणं गरजेचं आहे. आता आपण प्रत्यक्षात एक उदाहरण बघूयात. बघा हे एक उदाहरण आहे, हे या ठिकाणी आपल्याला समोर दिसतंय. उदाहरण काय बघा आपल्याकडं की निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए. देखिए 117 रामनिवास शांति चौक रोहन नगर मुंबई से संजय माने पेड़ पौधे की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिखता है. तो अभी ये पत्र किसको लिखा जा रहा है, एक तो जिलाधीश महोदय को लिखा जा रहा है, पत्र इन्हें लिखा जा रहा है, तो पहले इनका पता नाम वगैरह सब आएगा. पत्र कौन लिख रहा है, देखिए बाबा ये आप पत्र संजय माने जो है ना, ये व्यक्ति पत्र लिख रहा है, तो आप अभी संजय माने हैं आज के दिन. ओके, किसके लिए बाबा, पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई हो रही है. ओके, तो हमारे शहर में बहुत सारे दिनों से जो पेड़ हमने लगाया है रास्ते के बाजू में, तो वहाँ से बहुत सारी पौधों की कटाई हो रही है साफ़ सफाई के नाम पर, तो इसे रोक दिया जाए. बिकॉज प्रदूषण जो है बढ़ रहा है, तो उसको नियंत्रित करने में वृक्ष बहुत ही सहायता करते हैं हमें. ओके, तो हमें ये जो वृक्ष की जो कटाई हो रही है तो इसे रोकना चाहिए, ये हमारी एक गुजारिश आहे आपसे. अशा प्रकारे तुम्ही पत्र लिहू शकता. मग पत्र लिहिताना बघा या ठिकाणी सगळ्यात पहिली गोष्ट काय बाबा, सगळ्यात पहिली तारीख मित्रांनो लिहा, सगळ्यात पहिली डेट लिहायची, त्याच्यानंतर सेवा में, आणि मग हा जो आहे ना पत्ता, कोणाला पाठवतोय पत्र त्याचा पत्ता, जिल्हाधीश महोदय पुणे 411003 और महाराष्ट्र, हा पत्ता आपल्याला या ठिकाणी लिहिणं गरजेचं आहे. आणि नंतर मग विषय लिहायचा आहे, पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई हा विषय आहे. म्हणजे पहिला मुद्दा तुमची तारीख या ठिकाणी बघा, नीट एकदा मी परत सांगतोय तुम्हाला, ह्या सगळ्या गोष्टी अशाच आल्या पाहिजेत, इकडं तिकडं झाली नाही पाहिजे. बघा पहिली तारीख डेट, त्यानंतर सेवा में,
आणि नंतर मग हा तुमचा जो पत्ता आहे तो लिहायचा आहे आणि नंतर मग विषय आला पाहिजे आणि मग श्रीमानजी. या सगळ्या गोष्टीला तुम्हाला 1 ते 1.5 मार्क असतील. श्रीमानजी लिहिलं, हे श्रीमानजी लिहिल्यानंतर मग आपल्याला आपला या ठिकाणी पत्र लिहायला सुरुवात करायची. बघा पत्र लिहिताना आपण काय करणार, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ. अत्यंत दुख व खेद का विषय से कि आज जब चारों ओर जब चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने नहीं जाने की बात की जा रही है, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी है जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्षों को कटवा रहे हैं. म्हणजे काही लोक अशी पण आहे की बाबाजी झाडं तोडण्याच्या मागे लागलेले आहेत. नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगवाए गए थे उनमें से अधिकांश कटवा जा चुके हैं. कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई. मान्यवर, यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्ष से खाली हो जाएगा. आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग से इस स्थिती से निपटने के आदेश दे. म्हणजे या ठिकाणी पत्र ज्यावेळेस आपण लिहितो त्यावेळेस बघा या ठिकाणी एक लक्षात घ्या, इथं तुम्ही इथं एक पॅरेग्राफ, इथे एक पॅरेग्राफ, इथे एक पॅरेग्राफ सोडलाय, तर तो पॅरेग्राफ तुम्हाला सोडत असताना एक ओळ सोडून तुम्ही खाली या ठिकाणी नवीन पॅरेग्राफ लिहू शकता. ठीक आहे. मग अशा प्रकारे हे पत्र लिहायचं आणि नंतर मग शेवटी धन्यवाद सहित असं लिहायचं, प्रार्थी, धन्यवाद सहित प्रार्थी, आणि मग तुमचं नाव लिहायचं, तुमचा पत्ता लिहायचा आणि मग इथं बाबा तुमचा ईमेल आय डी लिहायला विसरू नका. तर एकंदरीत अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो, हे ऑफिशियल लेटर लिहू शकतो. औपचारिक पत्र. आता अनौपचारिक पत्र जे आहे ते आपण बघूयात. बघा अनौपचारिक पत्र आपण आता या ठिकाणी समजून घेऊयात. बघा पत्र लेखनमध्ये अनौपचारिक पत्र एक आहे, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए. मुंबई सचिन सविता मोरे हाईस्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र. पत्र कौन लिख रहा है, देखिए मुंबई का सचिन लिख रहा है पत्र. ओके, सचिन पत्र लिख रहा है या फिर सविता मोरे पत्र लिख रहा है. क्यों लिख रहा है, हाई स्कूल में प्रथम आने पर बधाई देते हुए. तो हाई स्कूल में प्रथम आया है कोई, तो कौन आया है प्रथम, अपना मित्र राजेश जो है ना, या फिर रसिका, ये जो है प्रथम आया है हाई स्कूल में, तो इसको पत्र लिख रहा है. कौन लिख रहा है, सविता लिख रहा है. किसको, अपने मित्र राजेश को. ओके ठीक है, या फिर सचिन लिख रहा है राजेश को. ठीक है, अभी सचिन पत्र लिख रहा है राजेश को, ऐसे हम यहाँ लिखेंगे. ठीक है, तो ये पत्र जो है ना बधाई करने के लिए. तो सबसे पहले देखिए, जब आप अनऑफिशियल पत्र लिखते हो, जब आप अनौपचारिक पत्र लिखते हो, तो उसमें सबसे पहले तो डेट आनी चाहिए. औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, सबसे पहले डेट लिखो. फिर प्रिय राजेश जिसको पत्र लिखना है उसका नाम, और सप्रेम नमस्ते. बस ये 3 चीज़ें तो मुझे लगता है कि पहले आनी चाहिए. और उसके बाद दोस्तों हमें डायरेक्ट लिखना शुरू. हम सब देखिए, ये हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं. देखिए मुझे तो लगता है कि ये जो पार्ट है, ही जी गोष्ट है, ये जो वाक्य है, इसे क्या करना है, हमें इसे जैसे कि वैसे लिखना है. हर एक पत्र में जब कोई बधाई पत्र हो, अपने मित्र को पत्र लिखते हो, अपने सहेली को जब आप पत्र लिखते हो, अपने भाई को लिखते हो, तो ये जो पार्ट है, ये जो वाक्य है, किसी भी पत्र में आप लिख सकते हो. हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं. तो ये वाक्य जैसे है वैसे हम सब जगह पे लिख सकते हैं. आज ही समाचार पत्र में देखिए, अभी ये जो लड़का जो है, आपका दोस्त जो है, हा जो मित्र जो आहे, तो परीक्षेमध्ये त्याचा पहिला नंबर आला. हे तुम्हाला कसं कळणार, एक तर तुम्ही वृत्तपत्रातून तुम्हाला कळेल, समाचार पत्र आपण त्याला हिंदीत म्हणतो, समाचार पत्र असेल किंवा तुमच्या काका काकू किंवा इतर मित्रांकडून कळालेलं असेल तर ते लिहायचं, बाबा आज ही समाचार पत्र में तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा, किंवा आज ही मैंने अपने दोस्त राजेश को मतलब आज ही मुझे पता चला व्हाट्सअप से, या फिर तुम्हारा स्टेटस देखकर मुझे पता चला, असंही असेल, तुम्हारा व्हाट्सअप का स्टेटस देखकर मुझे पता चला, असं लिहिलं तरी काय हरकत नाही आहे. आज ही समाचार पत्र में तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा, जिससे ज्ञात हुआ कि तुमने सभी विषयों में विशेष झाले, तर ॲक्च्युली विशेष पाहिजे, विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए कक्षा 10वीं में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. ओके, 10वीं मध्ये तुम्ही पूर्ण तालुक्यामध्ये असेल किंवा पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. मित्र, यह जानकर मुझे असीम आनंद हुआ, असीमच्या ऐवजी मुझे बहुत आनंद हुआ असं लिहिलं तरी चालेल. ओके, अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो. तुम्हारे परिश्रम और तुम्हारी प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य कोई कीर्तिमान स्थापित करोगे. मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी
इसी प्रकार की सफलता तुम्हारे कदम चुमे। आणि नंतर मग अपनी माताजी पिताजी को सादर प्रणाम कहना, नन्ही बुलबुल को मधुर प्यार कहना। तर मित्रांनो, हे शेवटचं वाक्य सुद्धा तुम्ही बऱ्याच पत्रांमध्ये वापरू शकताय। आता इथं जी काही भाषा वापरली अशीच भाषा वापरायची आहेत, एवढंच चांगल्या भाषेमध्ये आलं पाहिजे ग्रामॅटिकली असं नाही। तुमच्या भाषेमध्ये तुम्ही पत्र लिहिलं तरी चालेल मित्रांनो, तुमच्या भाषेमध्ये लिहा कि तुम बहुत ही होशियार हो, बहुत ही तरक्की करने वाले हो, बचपन से मैं देख रहा हूँ कि तुम हर रोज़ पढ़ाई करते हो, पूरी मेहनत से काम करते हो, पूरी मेहनत और लगन से तुम पढ़ाई करते हो, तो मुझे लगता था कि तुम इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित करोगे। और मुझे मेरी और भी शुभकामना, मेरी तो तुम्हें शुभकामना है, लेकिन इसी के साथ तुम्हारे भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं है, भविष्य में भी तुम इसी तरह से सफल होते रहना, अशा प्रकारे तुम्ही लिहू शकता। आणि नंतर मग पत्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र सचिन मोरे, उसका पता, पिन कोड नंबर और ये ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। तो इस तरह से हमने देखा कि औपचारिक और अनौपचारिक ये दोनों जो पत्र है किस तरह से लिखे जाते हैं। तो अभी हम आगे जाएंगे, लेकिन आगे जाने से पहले दोस्तों देखिए, अभी वृत्तांत लेखन हम देखेंगे, लेकिन वृत्तांत लेखन देखने से पहले में एक रिक्वेस्ट है मेरी कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका हर एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम वृत्तांत लेखन लिखेंगे। और दूसरी चीज़, अगर नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ अभी के अभी अपना चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, देखिए वृत्तांत लेखन प्रश्न 5 जो है उसमें दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो वृत्तांत लेखन में रहता है। देखिए वृत्तांत लेखन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृति पत्रिका में प्रश्न 5A1 आ चाहिए एक्चुअली में वृत्तांत लेखन का प्रश्न होता है। देखिए अभी ये शायद वृत्तांत लेखन का जो सवाल है ये किस में होता है कि 5A में होता है, 5A में, ये राइट है, यहाँ गलती से हो गया, 5A2 में ये जो है ना यहाँ लिखा है आ और 1 में रहता है वृत्तांत लेखन। और वृत्तांत के लेखन के साथ विज्ञापन लेखन रहता है, दोनों में से कुछ एक आपको सॉल्व करना पड़ता है। सॉरी, वृत्तांत और कहानी, इसमें से किसी एक को आपको सॉल्व करना पड़ता है। देखो कृति पत्रिका में ये जो वृत्तांत लेखन है, इस कृति में एक विषय तथा स्थान का नाम दिया जाएगा, उस पर 70 या 80 शब्दों में वृत्तांत तैयार करना है। देखिए वृत्तांत के लिए आयोजित किए जाने वाले शिविर होगा, यहाँ शिविर है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, स्वच्छता अभियान है, साक्षरता प्रसार कार्यक्रम है, आदि विषय पर आपको विषय दिया जा सकता है। या फिर महिला दिन जो है उसके ऊपर भी शायद अभी आज महिला दिन है, तो महिला दिन के ऊपर भी आपको वृत्तांत लेखन करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा वृत्तांत का शीर्षक भी देना चाहिए। वृत्तांत लेखन के विकल्प में कहानी लेखन का प्रश्न होगा, इसके लिए 5 अंक है। एक तो आपको वृत्तांत लेखन लिखना है या फिर कहानी लेखन, दोनों में से किसी एक को आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अभी वृत्तांत लेखन जो है वो लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि वृत्तांत लेखन के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझ लेना चाहिए सबसे पहले, और उसके आधार पर कच्ची रूपरेखा तैयार कीजिए। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लिखना है। देखो वृत्तांत, दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो पूरी भली भांति हमें ये जो सब्जेक्ट जो आपको दिया है, विषय दिया है, उसे समझना है। उसके बाद वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए, गौण बातें छोड़ देनी चाहिए। घटना के वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए। देखो सबसे पहली बात जो है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखो, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ मसाला वगैरह यहाँ नहीं करना है, हमें मसाला नहीं मारना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखना है। जो महत्त्वपूर्ण बातें हैं उसे ही वृत्तांत लेखन में लिखिए। ज्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी असतील त्याच वृत्तांत लेखनमध्ये लिहा। वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्तिविषय आदि का निर्देश होना चाहिए। बाबा तारीख वाचली पाहिजे, वेळ असला पाहिजे, कधी झाली ही घटना, सकाळी झाली, दुपारी झाली, संध्याकाळी झाली का, स्थान कुठलं होतं, कुठल्या ठिकाणी झाली, कुठले व्यक्ती, कोण उपस्थित होतं, कोणासोबत ती घटना झाली, या सगळ्या गोष्टी आल्या पाहिजेत। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए। कहीं भी अस्वाभाविकता और अतिशयोक्ति नहीं चाहिए, अतिशयोक्ति वापरू नका। वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक देना जरूरी आहे, शीर्षक देणं खूप गरजेचं आहे बातमीला। ओके, बघा तुम्ही पेपरमध्ये बातम्या वाचता त्यांना शीर्षक असतं ना, तसं इथं शीर्षक द्यायचं आहे। आता आपण प्रत्यक्षात एक उदाहरण बघू। बघा, विवेकानंद विद्यालय सोलापुर में संपन्न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का रोचक वृत्तांत लेखन कीजिए। म्हणजे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हे अभियान होतं, म्हणजे तुम्ही लिहू शकता, मग हेडिंगला हेच द्या, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सफल आयोजन, एकदम भारी टायटल इथंच आहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सफल आयोजन। आणि त्यानंतर हे कंपल्सरी लिहा, कार्यालयीन प्रतिनिधीद्वारा, कुठलाही वृत्तांत असेल प्रत्येक बातमीला कार्यालयीन प्रतिनिधीद्वारा हे लिहा। आणि नंतर लिहा सोलापूर 25 नोव्हेंबर 2020। आता एक गंमत सांगतो तुम्हाला, पण स्वतंत्रता दिन जर का तुमचा साजरा झाला असेल
तर इथं 15 ऑगस्ट आली पाहिजे. आता समजा जर तुम्हाला आज आलं महिला दिन जो है वो सेलिब्रेट हुआ, महिला दिन का महिला दिन जो हुआ है सेलिब्रेट, तो उसका अगर आपको लिखना है वृत्तांत, तो तारीख कौन सी चाहिए? तो तारीख आप 8 मार्च ही लिखो, हाँ, नहीं तो लिखोगे 7 जनवरी, हाँ, 25 सितंबर, 25 नवंबर नहीं चलेगी. ओके, महिला दिन 8 मार्च को होता है और आप 25 नवंबर को अगर लिखते हो वृत्तांत तो बहुत गलत बात है. तो मुझे लगता है कि तारीख लिखते समय ध्यान में रखो थोड़ा सा, हाँ. तो अगर बाढ़ होती है, बाढ़ या फिर किसी ठिकान में किसी चीज जगह पे बाढ़ आई है और उसका वृत्तांत लिखने के लिए कहा गया है और आप लिखते हो कि 7 जनवरी को बाढ़ आई थी, ऐसा हो सकता है क्या? बाढ़ अगर आई है तो जुलाई जून ऐसे महीने लिखो, ऐसे डेट लिखो. तो डेट लिखते समय थोड़ी सी सावधानियाँ बरत लीजिए. कल स्थानीय विवेकानंद, देखिए अभी क्या लिखना है कि बेटी बचाओ बेटी कार्यक्रम पढ़ाओ का अभियान हुआ है. तो इसमें क्या हो सकता है बाबा? चलो कि कल स्वामी विवेकानंद विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है उसका सफलतापूर्वक आयोजन हुआ. इस अभियान में इस अभियान में कौन थे? स्थानिक महापौर इस अभियान में स्कूल में उपलब्ध थे या फिर स्कूल में उपस्थित थे. और एक चीज़ लिख सकते हो कि ये कब हुआ. ये जो कार्यक्रम है सुबह 9 बजे हुआ, 10 बजे हुआ, 11 बजे हुआ, और इस कार्यक्रम में इस अभियान में क्या क्या किया था. तो आप लिख सकते हो कि इस अभियान में निबंध लिख सकते हो ना, ऐसा भी लिख सकते हो कि निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिस प्रतियोगिता में पूरे जिले से या फिर पूरे शहर से तकरीबन 200 बच्चों ने सहभाग लिया था और 200 में से 3 बच्चों को बहुत ही बड़े बड़े प्राइज़ देकर उनको सम्मानित किया गया. तो इस तरह से ये कार्यक्रम का पूरा आयोजन हुआ था. आणि अशा प्रकारे तुम्ही या कार्यक्रमाला कोण उपस्थित होतं, काय काय किती वाजता कार्यक्रम संपला, या सगळ्या गोष्टी तुमच्या भाषेमध्ये तुम्हाला लिहायच्या. इथं बघा एक उदाहरण दिलेलं आहे. याच्यामध्ये काय दिलं कि कल स्थानीय विवेकानंद विद्यालय के प्रांगण में सुबह 9 बजे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सफल आयोजन किया गया है. ओके, आरंभ में विद्यालय के विद्यार्थिनियों द्वारा विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए. इस कार्य की प्रमुख अतिथि शहर की महापौर सरिताताई गायकवाड़. इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति तथा कुछ समाज सेवक आदि उपस्थित थे. कार्यक्रम की शुरुआत देवी सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष महापौर के हाथों दीप प्रज्वलन से हुई. सर्वप्रथम विद्यालय के मुख्याध्यापक रामभाऊ पाटिल ने माननीय अध्यक्ष महोदया एवं अन्य गण्यमान व्यक्तियों का परिचय किया. हे जे वाक्य ना मित्रांनो, हे कुठलाही कार्यक्रम असला ना तर तुम्ही हे वाक्य जसे तसं लिहू शकता. मी तुम्हाला सांगतो, बऱ्याचदा शाळेशी रिलेटेड असेल तरच. प्रमुख अतिथि सरिताताई गायकवाड़ ने कहा कि आज बेटियों को बचाना और उचित शिक्षा देना समाज का कर्तव्य है. एक साक्षर बेटी पूरे परिवार को साक्षर बना देती है. अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी बेटियों को और उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता के बारे में बताया. अंत में विद्यालय के उप मुख्याध्यापक सुनील चौहान ने प्रमुख अतिथि उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को तथा समारोह देने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया. समारोह के पश्चात विद्यार्थियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झांकी भी निकाली. राष्ट्रगान के साथ दोपहर 12 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ. तो इस तरह से आप यह वृत्तांत लिख सकते हो. ये वृत्तांत जो है 5 मार्क को रहता है. अगर आप लोकवाणी की एग्जाम देने वाले हो, लोकवाणी आपका अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो आपको 4 मार्क को ये वृत्तांत आएगा. ओके, तो ये वृत्तांत इस तरह से लिख सकते हैं. तो अभी कहानी लेखन भी हम देखेंगे, कहानी लेखन कैसे लिखना है. वृत्तांत, अगर किसी को वृत्तांत लेखन नहीं लिखना, उसने सोचा कि मैं वृत्तांत नहीं लिखूंगा, मैं तो कहानी लिखूंगा, तो कहानी लेखन भी देखते हैं. देखो दोस्तों, कहानी लेखन जो है, कहानी लेखन ये जो है ना 5वें क्वेश्चन में ही रहता है के अंतर्गत वृत्तांत लेखन के विकल्प में कहानी लेखन का प्रश्न होता है. इस प्रश्न में मुद्दों के आधार पर 70-83 शब्दों में कहानी लिखने के लिए कहा जा सकता है हमें. ओके, और दूसरी चीज़ जो है, इस कहानी को एक उचित शीर्षक देना बहुत ज़रूरी है और सीख लिखनी ज़रूरी है. 2 चीज़ें देखो, एक तो शीर्षक कहानी को आपको देना है, शीर्षक कहानी को शीर्षक देना है और उसके साथ सीख लिखनी है. 2 चीज़ें चाहिए, दोनों के बीच में आपको कहानी लिखनी है. ओके, अभी कहानी लिखते समय कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है. सबसे पहले कहानी की रूपरेखा अच्छी तरह से समझ लीजिए. दूसरी चीज़, रूपरेखा का विस्तार, कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार कीजिए. जो कुछ आपको संकेत दिए हैं, ढांचे के आधार पर कहानी जो दी है, तो कहानी का स्थान लिखना है आपको, पात्र आदि के नाम दीजिए, जो घटना उसका संक्षेप वर्णन कीजिए. ओके,
और अन्य बातें देखिए जिसमें कहानी भूतकाल में ही लिखनी चाहिए, वर्तमान काल या भविष्य काल में कहानी नहीं लिखी जाती। पूरी कहानी को 3-4 परिच्छेदों में बांटना है, 3 या 4 परिच्छेदों में बांटो। विराम चिन्हों का यूज करो, उचित प्रयोग करो विराम चिन्हों का भी इसमें। दूसरी चीज शीर्षक देना जरूरी है, और पांचवी चीज जो है शीर्षक और सीख लिखनी बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 या 80 शब्दों में कहानी लिखो। एक गांव, पीने के पानी की समस्या, दूर दूर से पानी लाना, सभी लोग परेशान, सभा का आयोजन, मिलकर श्रमदान का निर्णय, दूसरे दिन से केवल एक आदमी का काम का जुटना, धीरे धीरे एक एक आना, सारा गांव श्रमदान में, गांव के तालाब की सफाई, कीचड़ प्लास्टिक निकालना, बरसात में तालाब का स्वच्छ पानी से भरना। देखो, सबसे पहली बात जो है ना, एक साथ, मतलब ये इसे हम क्या कर सकते हैं बाबा, एक गांव है, गांव में सभी लोग आखिर में क्या होते हैं कि एक साथ आते हैं और एक साथ जुड़कर हम काम को लग जाते हैं। ओके, तो फिर या इसको हम शीर्षक देना चाहिए, इसको एक शीर्षक दे, कुछ भी देखो, पानी की समस्या, ओके, या फिर एक अपना हाथ जगन्नाथ, देखिए बिकॉज अपने हाथ, मतलब इस तरह का भी आप शीर्षक दे सकते हो। कुछ भी शीर्षक आपको जो अच्छा लगेगा वो दे सकते हो, लेकिन कहानी को सूट करना चाहिए वो। देखो, एक गांव, मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। देखो, एक गांव, अभी गांव से शुरू करेंगे हम। देखो, इसको आपको डेवलप करना है, एक गांव को डेवलप करना है। गांव कैसा है पापा, गांव का नाम क्या है, ये लिखो। गांव का नाम क्या है, गांव के लोग कैसे हैं, कहानी कब की है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे देश, बहुत साल पुरानी बात है, हमारे देश में एक गांव था जिसका नाम था रामवाड़ी, जिसका नाम था संजय नगर, जिसका नाम था रोहन नगर, जिसका नाम था रूपनगर। गांव का नाम था रूपनगर। ओके, तो उस गांव में ये जो गांव है बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा गांव था, गांव के लोग भी प्यारे थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ मतलब सभी चीज़ें गांव में, सभी जो त्यौहार है सभी चीज़ें एक साथ करते थे। बहुत अच्छा बेहतरीन गांव था, ये लिखा गांव के बारे में। दूसरी चीज़, गांव में एक पानी की समस्या है, तो इसको कैसे डेवलप करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। गांव तो बहुत अच्छा था, लेकिन गांव में पानी की जो समस्या है, वो पानी की समस्या कब होती है, तो सूखे में रहती है, जब भी बारिश का ख़त्म होती है उसके बाद ये पानी की समस्या है। पानी की समस्या क्यों होती है, एक तो गांव के आजू बाजू में नदी नहीं होगी, गांव के जो कुछ हमारे कुएं हैं, वो कुएं जो है वो सूखे पड़े हो गए, तालाब में पानी नहीं होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें होगी। तो आपको क्या लिखना है कि गांव में जब बारिश होती थी तब गांव में लोग खेती करते थे, और बारिश के समय में गांव में बहुत पानी उपलब्ध रहता था। लेकिन बारिश जाने के बाद कुछ महीने में जब सूखा पड़ता था, तो उस समय गांव में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती थी। ओके, क्योंकि गांव में जो कुएं थे वो पूरी तरह से कुएं का पानी जो है वो ख़त्म हो जाता था, और उसी के साथ गांव के आजू बाजू में दूर दूर तक कोई नदी नहीं थी। तो इसके लिए गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, दूर दूर से पानी लाना। तो ये पानी की समस्या के कारण गांव की जो कुछ औरतें हैं उनको 8-10 कोस दूर जाकर दूसरे गांव के कुएं में से पानी भरकर लाना पड़ता था। ओके, तो ये जो समस्या थी, ये सालों साल समस्या जो है वो गांव में वैसी ही थी, और इस समस्या के कारण गांव के पूरे लोग परेशान थे। एक दिन इस समस्या का हल निकालने के लिए गांव में एक सभा का आयोजन किया गया, जिस सभा में गांव के बहुत ही बड़े बड़े लोग और बहुत सारे लोग उपस्थित थे। उस सभा में बहुत सारी चर्चा हुई, पूरे दिन चर्चा हुई उस सभा में, बहुत या फिर 2-3 घंटे चर्चा हुई, और उसमें एक ऐसा निर्णय लिया गया कि गांव में हम मिलकर इस समस्या को दूर करेंगे। तो इसके लिए क्या किया कि गांव में एक तालाब था। ओके, इथं सांगितलं ना, पूर्ण वाचलं तर गांव में एक तालाब था, और वो तालाब जो है, उस तालाब में बहुत सारा गंदगी फैली थी, कीचड़ था, उस तालाब में कीचड़ भरा हुआ था, उस तालाब में प्लास्टिक था। अगर गांव के लोग उस तालाब को स्वच्छ करते, उसमें से प्लास्टिक निकालते, कीचड़ निकालते, तो शायद उस तालाब में बहुत ही अच्छा पानी जमा हो सकता है। तो सबने निर्णय लिया कि चलो श्रमदान करके इस तालाब को स्वच्छ करते हैं और गांव की समस्या, पानी की समस्या को दूर करते हैं। तो दूसरे दिन से सभी लोगों ने गांव के तालाब की जगह आकर इस समस्या को दूर करने के लिए श्रमदान करने का निर्णय लिया। ओके, लेकिन दूसरे दिन देखा तो केवल एक ही आदमी तालाब के यहाँ आया था। उस एक आदमी ने सोचा, रमेश नाम का एक आदमी आया था। ओके, तो और कोई भी नहीं आया था, लेकिन रमेश हारा नहीं। रमेश ने सोचा कि चलो कोई नहीं आया तो मैं काम को शुरुआत तो करूँगा, मैं अगर काम को शुरुआत करूँगा तो
दूसरे लोग भी शायद काम करने के लिए आ सकते हैं। तो रमेश ने अपना काम से जुटा। सुबह रमेश ने काम शुरू किया और 2-3 घंटे अकेला ही काम कर रहा था। उसके बाद 2-4 जन उस तालाब के बाजू से जा रहे थे, गांव के लोग, और उन्होंने देखा कि अरे रमेश अकेला ही काम कर रहा है। तो उसके बाद उस गांव के लोगों ने रमेश के साथ धीरे धीरे काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे एक एक आदमी बढ़ता गया और सारा गांव इस श्रमदान में शामिल हुआ। और उसके बाद पूरी तालाब की सफाई हो गई। तालाब में जो कीचड़ था वो बाहर निकाला गया, प्लास्टिक बाहर निकाला गया। जो तालाब था वो बहुत ही स्वच्छ हुआ। कुछ समय बाद, कुछ महीनों के बाद बरसात आई, और बरसात में पूरा तालाब भर गया, और इतना भरा कि वो तालाब पूरा साल भर उस तालाब में पानी था। ओके। और इस तरह से गाँव में से पानी की जो समस्या है वो दूर हो गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हो। देखो, अपना जगन्नाथ, इस कहानी का आप शीर्षक दे सकते हो। तो ये देखिए, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर ये नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और सीख आत्मनिर्भरता में ही सुख है, इस तरह से लिख सकते हो। ओके। उसके बाद देखिए विज्ञापन लेखन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें 5 मार्क्स जो है, 5 में से 5 अंक आपको मिल सकते हैं। ओके। देखो, विज्ञापन जब भी आप लिखोगे, 50-60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है, तो इसमें देखिए कागज़ की थैलियाँ, विभिन्न आकार प्रकार, फैशनेबल, व्हाट्सएप पर नमूना, होम डिलीवरी। कागज़ की थैलियों का एक यहाँ कागज़ की थैलियाँ जो है उसका एक दुकान है। ओके। तो इसका विज्ञापन हमें बनाना है। ओके। एक बात को ध्यान में रखना है कि जब भी आप विज्ञापन लिखोगे तो ये विज्ञापन लिखते समय आपको पेन का इस्तेमाल करना है। तो देखो विज्ञापन कैसे लिखना है, जैसे विज्ञापन, जसं तुम्ही जाहिरात लेखन, याला मराठीत जाहिरात लेखन म्हणतात, हां, जसं तुम्ही जाहिरात लेखन मराठीमध्ये केलं होतं तसंच इथं आपल्याला करायचं आहे। श्री थैली, सबसे पहिले जो आहे ना, एक लक्षात घ्यायचं हेडिंगला, ज्याची तुम्ही हे कराल त्याचं नाव लिहिलं पाहिजे, ज्या गोष्टीची, ज्या दुकानाची किंवा कशाची, ज्या प्रोडक्टची तुम्ही जाहिरात करताय त्याचं नाव वरती लिहिलं पाहिजे। प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ। बघा, पेपरच्या थैल्या का वापरतात? प्लास्टिक हटवायचं आहे, पर्यावरण वाचवायचं। प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ। प्लास्टिक थैली की थैलियाँ हटाइए, कागज़ की थैलियाँ हमने लाई है। कुछ भी, प्लास्टिक की थैलियाँ हटाइए, कागज़ की थैलियाँ हमने आपके लिए लाई है। हर आकार में और हर रंग में थैलियाँ उपलब्ध, बस एक फ़ोन कीजिए और थैलियाँ आपके घर में पहुंच जाएगी। ओके। और नंतर खाली हम अपना मोबाइल नंबर भेजें, आप हमें अपना मोबाइल नंबर भेजें, हम आपको थैली के नमूने भेजेंगे व्हाट्सअप के ऊपर। हां, संपर्क, फोन नंबर, मोबाईल नंबर किंवा ईमेल आय डीसुद्धा लिहू शकताय। तर अशा प्रकारे मित्रांनो ही जी आहे ना तुम्ही तयार करू शकताय। ओके, लक्षात आलं असेल तुमच्या। ठीक आहे। आता मी थोडंसं झूम करतो आणि पुढे जाऊयात आपण। सोपं है। त्याच्यानंतर निबंध लेखन, आखिर में जो है निबंध लेखन। निबंध लेखन देखिए, निबंध लेखन में ना बहुत सारे प्रकार के निबंध, एक तो वर्णनात्मक निबंध है, विवरणात्मक है, विचारात्मक है, कल्पना प्रधान है, आत्मकथन है। तो मुझे लगता है कि एक आत्मकथन पर निबंध जो है ना वो आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। चरित्रात्मक निबंध लिखना थोड़ा सा हार्ड जा सकता है, बिकॉज एक किसी व्यक्ति का अगर आपको चरित्र लिखना है तो उस व्यक्ति की पूरी सच्ची इन्फॉर्मेशन आपके पास चाहिए। अभी आत्मकथन पर निबंध अगर आप देखते, देखिए ये 7 अंक के लिए हमारे पास निबंध है, ज़्यादा मार्क्स है इसमें। तो इसको देखिए, इसको 80 से पूरे 100 शब्दों में आपको लिखना है। देखो, एक अगर नदी की आत्मकथा, देखिए नदी की आत्मकथा, पर्वत से निकल कर ध्वनि करती बहती पर्वतराज, हिमालय की पुत्री में गंगा नदी हूँ। आता ये गंगा नदी जो है यहाँ दी है, तो गंगा नदी का चरित्र लिखना है क्या? तो अभी एक एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये जो नदी का आत्मवृत्त जो है वो आप लिखे। आपके गाव में कौन सी नदी आहे, तुमच्या गावात कुठली नदी आहे बाबा, नदीची आत्मकथा। मग तुम्ही एक सांगू शकता की एक गोष्ट अशी तयार करू शकता कि कुछ दिनों के बाद है, हम ऐसे ही नदी किनारे से टहल रहे थे, और नदी किनारे से टहलने के बाद नदी के बाजू में एक पेड़ था, तो पेड़ के नीचे हम बैठे थे, और अचानक से एक आवाज़ आई, बच्चों सुन रहे हो मुझे? हमने यहाँ वहाँ देखा, कोई दिख नहीं रहा था, और लेकिन फिर से एक आवाज़ आई, अरे मैं नदी बोल रही हूँ। तो हमने नदी की तरफ देखा तो नदी से आवाज़ आ रही थी, और उसके बाद नदी बोलने लगी। दोस्तों, मेरी आवाज़ सुनकर थोड़ा सा अचंभित हुए होगे आप, है कि नहीं? लेकिन मैं आज तुम सबको मैं मेरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मग ती नदी तिची कहाणी सांगेल।
ये जो तुम्हारा गांव है, इस गांव से मैं गुजरती हूँ, बहुत साल हो गए, मतलब बहुत साल, हज़ारों साल से मैं यहाँ से गुजर रही हूँ और मैंने बहुत सारे बदलाव देखे. मग ह्या नदीचं जे आत्मवृत्त का सांगत असताना मग नदीची सुरुवात कशी झाली, सुरुवात कुठून येते ती सांगेन की सुरुवात कुठून येते. त्याच्यानंतर ती सांगेल की सुरुवातीला मला किती चांगल्या गोष्टी, म्हणजे ज्या काही चांगल्या अच्छी बातें, तिच्यासोबत चांगली अच्छी बातें कहेगी नदी. उसके बाद नदी क्या कहेगी कि ये जो 21वीं सदी में जो कुछ प्रदूषण हो रहा है, काय प्रॉब्लेम आहे, नदीचा प्रदूषण होत आहे, त्या प्रदूषणामुळे कसं झालं प्रदूषण नदीचं, आणि त्याच्यामुळे काय प्रॉब्लेम होत आहेत नदीच्या प्रदूषणामुळे, त्याच्यावरती उपाय काय केले पाहिजेत, या सगळ्या गोष्टी नदी सांगणार आहे. मग सांगेल की इस गांव के पीछे जो आप बड़े पहाड़ दिख रहे हो, तो उस पहाड़ से मैं गुजरती हूँ, उस पहाड़ से मैं हंसते खेलते नाचते दौड़ते मैं तुम्हारे गांव से गुजरती हूँ. और जब तुम्हारा गांव लगता है तो मैं तुम्हारे गांव या फिर तुम्हारा जो शहर है, उस गांव से जब गुजरती हूँ तो मैं बहुत ही संथ, मतलब स्लो, मतलब हळूहळू, त्याला काय म्हणतात, बहुत ही धीरे धीरे यहाँ से जाती हूँ. और शुरुआत से अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही मैं पूरे गांव के लोग जो है मेरे पास आते हैं, पानी पीते हैं, पानी लेकर जाते हैं, मतलब पानी लेकर जाते थे, और खेतों में भी पानी जो है इस्तेमाल करते हैं मेरा. ओके. लेकिन कुछ सालों पहले से, या फिर पिछले 10-15 सालों से मुझ में जो है बहुत गंदी गंदी चीज़ें जो है वो डाली जाती है. जैसे कि इस गांव में जो कुछ कचरा है, कूड़ा है, कचरा है, गांव के जो कुछ गटर का, जो नाले का जो पानी है, वो सभी पानी जो है वो मेरे अंदर समा जाता है. तो मैं बहुत ही गंदी होती जा रही हूँ. देखो बच्चों, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने कीचड़ फेंका, तुम्हारे ऊपर किसी ने गंदा पानी फेंका, तो तुम्हें कैसा लगेगा, दुख होगा ना. तो उसी तरह से मुझे भी बहुत सारा दुख हो रहा है, लेकिन इसका परिणाम मुझ में नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोगों को हो रहा है. बहुत सारे मुझ में जो मेरे साथ जो मछलियाँ है, मेरे अंदर जो जीव समाए गए हैं, मछलियाँ है या फिर और सारे जीव जो है, मेंढक है, कुछ सांप है, तो ऐसे जो जीव मेरे अंदर समाए गए हैं, तो उनको भी भारी नुकसान होता है इस सारी गंदगी से. ओके. तो ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसका मुझे बहुत ही बहुत ही मुझे इसका मतलब बहुत ही सारी समस्याओं को हे करना पडत आहे. तर मग अशा प्रकारे तुम्ही या ठिकाणी ती लिहू शकताय. आणि नंतर ती नदी त्यांना रिक्वेस्ट करा, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे, म्हणजे तुम्हाला जसं वाटेल, जशी नदी तुम्हाला वाटेल, तुमच्या दृष्टिकोनातून दिसेल, तशी तुम्हाला या ठिकाणी लिहायची. मी या ठिकाणी एक लिहिलेलं आहे, तर तुम्हाला तुमच्या प्रकारे, मग नंतर ती नदी पुढे जाऊन सागराला कशी मिळते, या सगळ्या गोष्टी आहेतच. अशा प्रकारे आत्मकथा तुम्ही कुठल्याही याची लिहू शकता. ओके. तर मित्रांनो, नक्कीच तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल. आज आपण साधारणतः सगळ्या गोष्टींवरती चर्चा केली. बऱ्यापैकी आपण लेखन विभाग जो आहे तो कंप्लीट केलेला आहे. व्हिडिओ नक्कीच आवडले असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन दाबायला विसरू नका. आणि या जर नोट्स हव्या असतील तर व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून हिंदीच्या सगळ्या नोट्स तुम्ही सगळ्या नोट्सच्या PDF डाउनलोड करू शकता. धन्यवाद.